हाँ जी, देखिएगा हमारे पास में ये चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। और रेशियो एनालिसिस के अंदर क्या होता है, इस चैप्टर के अंदर हमें समझना है कि हमें इस चैप्टर में बहुत से कंपैरिजन करने हैं। ठीक है, हमें ना दो वैल्यूज दी जाएंगी जिसे हम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखेंगे या फिर राइट साइड और लेफ्ट साइड रखेंगे और हमें उसका आंसर मिल जाएगा। हमारे इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, हम इनको याद नहीं कर सकते, हमें इनको समझना ही पड़ेगा। ठीक है जी। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप इनके नाम के ऊपर फोकस करें। कोई भी रेशो आएगी, आप उसके नाम के ऊपर फोकस करेंगे। आप जब उसके नाम के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये किन दो चीजों के बीच में रिलेशन को ड्राफ्ट करता है। सबसे पहली बात, हमें रेशियो एनालिसिस पढ़ना क्यों है, हमारी क्या जरूरत है। हमारे चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्या जरूरत पड़ती है। देखो सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल सी बात मैं आप लोगों को बताता हूं। आप एग्जाम में पास होते हैं, ठीक है जी, और आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर अलग अलग मार्क्स आते हैं। अब जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो कि आपके साथ में कंपटीशन करते हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, वो आपके मार्क्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, है ना। जो आपके साथ में पढ़ते हैं या आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो क्या करते हैं, आपके मार्क्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन एक आपका रिलेटिव है या एक अननोन पर्सन है, वो आपसे शॉर्ट में एक चीज पूछता है, कितने परसेंटेज आए या क्या डिवीजन आई। उसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता कि भाई हमें ये बताइए आपने मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स लिए, अकाउंट्स में कितने लिए, इकोनॉमिक्स में कितने लिए, अदर सब्जेक्ट्स में कितने लिए। उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। वो क्या कहते हैं, शॉर्ट में जल्दी से क्विकली एक एस्टिमेशन लगाना चाहते हैं कि इस साल आपने कैसा परफॉर्म किया। मेरी बात समझ में आई। तो हम उनके लिए क्या करते हैं, एक आंसर देते हैं उनको, सर हमारे 98% आए, हमारे 95% आए, हमारे 60% आए। इस हिसाब से वो हमें जज करते हैं कि हम पढ़ने में कितने होशियार थे। अब बच्चों को लगता है कि मैं उनके जख्मों को कुरेद रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि रेशियो एनालिसिस के अंदर यही एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और सबसे ज्यादा रिलेटेड आंसर, रिलेटेड जो है हमारा एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या होता है, देखो एक पर्सन है जो कि फटाफट से रिजल्ट जानना चाहता है कंपनी के बारे में, एक गो थ्रू उसको ऊपर ऊपर से ही देखना चाहता है कि हाँ भाई हमें ये पता लग जाए कि भाई कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, कंपनी की लेनदारी किस तरीके की है, देनदारी किस तरीके की है, कंपनी के एसेट्स किस तरीके के हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। वो शॉर्टकट्स ढूंढता है। तो शॉर्टकट्स के लिए ना हमने खुद ही, कंपनीज एक्ट क्या कहता है, कंपनीज एक्ट कहता है फाइनल अकाउंट बनाओ, आप बैलेंस शीट बनाओ, आप अदर डाटा बनाओ, ठीक है जी, लेकिन आप एक रेशियो एनालिसिस भी बनाओ। आप ऐसी चीजों के बीच में रिलेशंस को तैयार करो जो दो चीजों को आपस में कोरिलेट करती हो। यानी कि बताओ अपने इन्वेस्टर को या फिर किसी भी लेमैन को। तो ये होता है बेटा हमारे पास में रेशियो एनालिसिस। यानी कि रेशियो एनालिसिस क्या करता है, दो तरह की, कोई भी दो तरह की चीजों के अंदर आपस का रिलेशन जो है वो हमें बताता है। ठीक है, ये है हमारा रेशियो एनालिसिस चैप्टर। अच्छा जी, अब रेशियो एनालिसिस चैप्टर के अंदर जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि बेटा हमारे पास में बहुत सी रेशियोज होंगी और हमें इनको ग्रैब नहीं करना, हमें इनको अंडरस्टैंड करना है, हमें इनको सीखना है, समझना है। तो उसमें सबसे पहला नंबर जो आता है दैट इज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, अब देखो नाम से पता लग रहा है लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा, या मैंने कुछ लिखा आप लोगों के लिए कि इन बैलेंस शीट लिक्विडिटी मींस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स।
यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को हम क्या कहते हैं सर? लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती, या फिर जब चेंज होती हैं तो बहुत लंबे समय पे चेंज होती हैं। ऐसी आइटम्स को हम फिक्स्ड आइटम्स कहते हैं या फिर नॉन करंट आइटम्स कहते हैं, है ना। इसका मतलब जो आइटम रेगुलरली चेंज होती है ना, उनको हम करंट कहते हैं, उनको हम करंट कहते हैं। और ये करंट एसेट भी हो सकती हैं और करंट लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं। यानी कि इनके अंदर क्या होता है, बहुत थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर ही चेंज दिखाई देता है। अब देखो लिक्विडिटी का मतलब क्या है? लिक्विडिटी का मतलब है, हिंदी में अगर हम अनुवाद करें तो क्या? तरलता। यानी कि जो फटाफट से चेंज हो रहा है। जैसे कि हमारा पानी होता है, पानी बहता है, फटाफट से बह जाता है, ठीक है जी, आगे पहुंच जाता है। इसी तरीके से लिक्विडिटी को भी हमने चेंज के साथ में जोड़ा है। हमने किसके साथ में जोड़ा है? चेंज के साथ में जोड़ा है। और जिसको भी हम रेगुलर चेंज के साथ में जोड़ते हैं ना, वो हमारे करंट होते हैं, चाहे वो एसेट हो चाहे वो लाइबिलिटीज हो। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई डेटर्स हैं, डेटर्स को क्या हम ये कहेंगे कि 5 साल बाद पेमेंट कर देना? नहीं नहीं, हम तो उनको बोलेंगे 2-3 रोज में पेमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा 30 रोज में पेमेंट कर दो। कैश है, कैश का मैं अपने पास दबा करके रखता हूं? नहीं सर, कैश को फर्दर बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं और उससे फर्दर और कैश कमाता हूं। ये तो हमने बचपन से ही सुना है ना कि पैसा पैसे को खींचता है। ऐसे ही बिल्स रिसीवेबल होते हैं, बिल्स रिसीवेबल भी डेटर का ही एक पार्ट होते हैं, डेटर से ही बनते हैं ये। तो जैसे डेटर जो है वो करंट एसेट है, ऐसे बिल्स रिसीवेबल भी हमारा करंट एसेट। बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं कि लिक्विडिटी रेशो जो है ना, ये बेस्ड है करंट आइटम्स के ऊपर। इसके अंदर कोई भी फिक्स्ड आइटम नहीं आ सकती। यानी कि अगर मैं बोलूं कि करंट रेशो के अंदर या लिक्विडिटी रेशो के अंदर आप प्लांट एंड मशीनरी को डाल दो, तो क्या आपकी आत्मा गवाही देगी? नहीं सर, हम सिर्फ करंट चीजों को ही लेते हैं, इसीलिए लिक्विडिटी रेशो का नाम करंट रेशो भी है। अच्छा, अब ये किन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप दिखाती है? सर, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बीच में। इसलिए हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि करंट एसेट्स क्या हैं और करंट लाइबिलिटीज क्या हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे कुछ करंट एसेट्स को हमने छोड़ा भी है, लेकिन उस चीज को ध्यान देंगे। करंट एसेट के अंदर इंक्लूड करते हैं हम सर करंट इन्वेस्टमेंट को। करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या? करंट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब सर जैसे छुटपुट इन्वेस्टमेंट में कोई करके रख देता हूं, मैंने बैंक में, ठीक है जी, 6 महीने के लिए एक आरडी खुलवा ली, ठीक है, फटाफट से रेकरिंग डिपॉजिट खुलवा लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल गया मेरे को। ऐसी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करता रहता हूं। कहीं पे मैंने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कोई गोल्ड परचेज कर लिया। इस तरीके की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मैं करता हूं, तो ये क्या है? करंट एसेट का पार्ट है। इन्वेंट्री एंड स्टॉक, यानी कि आपका स्टॉक जिसके अंदर की आप डील करते हैं, आप जिसके अंदर डील करते हैं, जिसकी की खरीद फरोख्त करते हैं। मैंने सामान खरीदा तो मैं इसको खरीद रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं इसको बेचना चाहता हूं और बेच करके प्रॉफिट्स अर्न करना चाहता हूं। अगर मैं किसी भी तरीके से सामान को अपने पास में दबा करके रख लूंगा, तो क्या ये मुझे कोई प्रॉफिट्स देगा ड्यूरिंग द ईयर? आंसर इज नो। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिनको कि हम करंट एसेट्स में तो लेते हैं, लेकिन करंट रेशो के अंदर नहीं लेते। वो कौन से स्टॉक्स हैं? देखो बच्चों, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, तो हमारे पास में कुछ लूज टूल्स होते हैं, छोटे मोटे टूल्स होते हैं, या फिर कोई स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं प्रोडक्शन करता हूं, अब मुझे पता है कि मेरी मशीनरी के अंदर ल्यूब्रिकेंट ऑयल डलेगा ही डलेगा, तो मैं अपने पास में ल्यूब्रिकेंट ऑयल का एक स्टॉक रख लेता हूं। तो वो क्या हो जाता है? स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इस तरीके से। तो क्या, अब एक बात बताओ, मैं इनको बेचने का काम करता था? नहीं सर, ये वो वाला स्टॉक नहीं था। तो स्टॉक के अंदर कौन सी इन्वेंट्री और स्टॉक आएंगे? जिसका कि मैं व्यापार करता हूं, जिन दो चीजों को मैं खरीद फरोख्त करता हूं, जिनकी और जिनकी मैं खरीद फरोख्त नहीं करता, वो मेरी लिक्विडिटी के ऊपर कैसे फर्क दिखा सकते हैं? क्यों? क्योंकि तो इसको मैं सिर्फ यूज करने के लिए लेकर के आता हूं। मेरी बात समझ में आई है आपको? जिन चीजों को मैं यूज करने के लिए लेकर के आता हूं ना,
भले ही वो करंट नेचर के हैं, उसको मैं करंट रेशो के अंदर या लिक्विडिटी रेशो के अंदर नहीं लूंगा, क्योंकि ये मुझे कमा करके नहीं दे रहे ना, ये मुझे दोनों कमा करके नहीं दे रहे। ठीक है जी, क्या कमा करके दे रहा है? करंट इन्वेस्टमेंट कमा के दे रही है, जिन चीजों को मैं खरीदता हूं और बेचता हूं वो चीजें मुझे कमा के दे रही हैं, ट्रेड रिसीवेबल मुझे कमा करके दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर से भी मुझे प्रोविजंस लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये नेट एसेट लेने हैं हमने। तो नेट वैल्यू पे कब आएगा? जब ट्रेड रिसीवेबल माइनस कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होंगे, उसको मैं माइनस कर दूंगा। और सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश को तो आप जानते ही हैं, कैश इक्विवेलेंट्स का क्या मतलब है? जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट, कुछ भी हो सकता है मेरे पास। ठीक है जी। अच्छा, कोई शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगर मैंने लिए हुए हो, मैं बैंक से जाकर के 2 महीने के लिए कोई छोटा मोटा लोन ले आया बैंक से, या फिर अपने किसी रिश्तेदार से मैंने कोई लोन्स एंड एडवांसेस ले लिए 2-3 महीने के लिए, इससे मेरी लिक्विडिटी पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा। अब सोचो, मेरे पास में 10,000 रुपए थे और मुझे जरूरत थी 30,000 रुपए की, मैं अपने एक रिलेटिव से 20,000 रुपए और ले आया, तो मैं अच्छे से अपना व्यापार कर सकता हूं ना। तो बिल्कुल इसका लिक्विडिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है। और दूसरे अदर करंट एसेट्स, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है जी, तो इनका भी फर्क हमारी लिक्विडिटी के ऊपर पड़ता है। ये हमारे करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है सर? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अच्छा सुनो, मैं ना ऊपर कुछ गलत बोल गया, देखो मेरी बात सुनो, ये अलग था सर, पता है, ये मैंने ना लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, जबकि बताना था एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो मैं कुछ गलत बोल गया हूं, अब जरा ध्यान देना इस बात को, मैंने लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दिया। वो आना चाहिए था शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर, वो आना चाहिए था शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर, और उसको मैंने शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर बता दिया आपको। देखो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब क्या है? मैंने किसी को पैसे दिए हुए हैं, लिए नहीं हुए, मैंने किसी को पैसे दिए हुए हैं। मैंने किसी को बोला कि भाई मैं आपको 50 डेज के लिए 1,00,000 रुपए दे रहा हूं, लेकिन वापस करते समय आपको 1,10,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो यानी कि मैंने कैश अर्न कर लिया ना, उससे 10,000 रुपए की अर्निंग कर ली। तो ये मेरा एक एसेट की तरह से देखा जाता है। और वहीं अगर मैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करता हूं, बैंक से जाकर के कुछ लोन वगैरह ले आता हूं, बैंक से जाकर के कोई लोन वगैरह शॉर्ट टर्म नेचर का ले आता हूं, या फिर अपने किसी रिलेटिव से ले लेता हूं, तो वो मेरी करंट लाइबिलिटी है। तो ये दोनों ना देखने में एक जैसे ही लगते हैं, ठीक है जी, नाम का मतलब अलग अलग है, पहचाना जाता है किस तरीके से, करंट लाइबिलिटी है या करंट एसेट है। ठीक है, मैंने गलती से उस चीज को बता दिया था उस तरीके से। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ट्रेड पेएबल, ये हमारी करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। बिल्कुल है सर, क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्स पेएबल होते हैं, या फिर कोई अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर हमारे पास में यहाँ क्या आ सकता है? जैसे कोई लॉन्ग टर्म डेट्स थे, मान लो हमारे कोई लॉन्ग टर्म डेट्स थे और उसकी कोई इंस्टॉलमेंट हमने पे करनी है। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट्स था, लेकिन अब करंट में मेरे को उसकी एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो वो क्या बन जाएगी? मेरी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी, है ना, वो मेरी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। या फिर अगर मान लो मेरा कोई इंटरेस्ट एक्रूड है जो मैंने पे करना है, एक्रूड नहीं आउटस्टैंडिंग बोलूंगा यहाँ पे, कोई मैंने लोन ले रखा था उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो इंटरेस्ट मेरी करंट लाइबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है जी। या फिर मेरे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे मैंने किसी को सैलरी देनी थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, वो भी करंट लाइबिलिटीज है। मैंने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी थी, वेजेस देनी थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करने थे, वो भी करंट लाइबिलिटी 1 साल के अंदर अंदर ही पे करने पड़ेगी। ठीक है। या फिर मैंने किसी को डिविडेंड देना था, लेकिन सामने वाला लेने ही नहीं आया, मैंने किसी को डिविडेंड देना था लेकिन सामने वाला लेने ही नहीं आया। ठीक है जी। ओके, तो वो डिविडेंड देना तो पड़ेगा ना, दैट इज नोन एज अनक्लेम्ड डिविडेंड, देना तो पड़ेगा बाद में, तो ये करंट लाइबिलिटी के अंदर ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या नाम है, वेयर अबाउट्स नहीं मिलते हमारे को शेयर होल्डर के, तो हम उनको डिविडेंड पहुंचा नहीं पाते, ऐसा कभी कभी होता है। ठीक है जी। ओके, और हमारे पास में क्या है, क्या नाम है, शॉर्ट टर्म्स प्रोविजन भी इसके अंदर आते हैं करंट लाइबिलिटी के अंदर। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी अगर हमें पता लग जाएगा
तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी करके हम करंट रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पे हमारे पास में एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोलता है। क्या बोलता है सर? हमें करंट रेशो के बारे में बोला इसने, और क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है आइए लिखते हैं हम लोग। हाँ जी देखिएगा, ये एक क्वेश्चन लिखा मैंने, इसके अंदर मैंने इंफॉर्मेशन डाली है, ये एक इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, ये एक इंफॉर्मेशन है, कहीं आप इसको बैलेंस शीट समझ लें, इंफॉर्मेशन है ये। इंफॉर्मेशन में बताया गया ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मशीनरी प्लांट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बाद में डिवेंचर्स, इन्वेंट्री, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंस पेबल। अब हमारे को निकालनी है सर करंट रेशो, वी हैव टू आइडेंटिफाई करंट रेशो। निकाल देंगे सर, कोई बात नहीं। करंट रेशो निकालने के लिए हमारे को चाहिए करंट एसेट्स, डिवाइड करना है उसको करंट लायबिलिटी से। चलिए सर करंट एसेट्स देख लेते हैं हमारे पास में क्या है। हमारे करंट एसेट्स हैं, हमारे करंट एसेट्स हैं, देखिएगा हमारे पास में ट्रेड रिसीवेबल हमारे करंट एसेट्स हैं। ठीक है जी, ब्लू पेन टिक कर रहा हूं मैं, ब्लू पेन से टिक करूंगा वो हमारे करंट एसेट्स होंगे। ठीक है, हमारे ट्रेड रिसीवेबल हैं, हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। ठीक है जी, आगे और हमारे पास में क्या दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये है सर हमारे पास में। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हाँ सर ये करंट एसेट है। मशीनरी सर ये करंट एसेट नहीं है, ये फिक्स्ड एसेट है। ठीक है जी, उसके बाद में हमारे को इधर की तरफ दिया हुआ है बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, डिवेंचर, इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट। ठीक है जी, अब करंट एसेट तो ये सब है, और करंट लायबिलिटीज क्या क्या है? करंट लायबिलिटीज रेड पेन से लिख देता हूं, मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स आ जाएगा, ठीक है जी, और एक्सपेंस पेबल आ जाएगा। डिवेंचर्स को मत ले लेना, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते, ठीक है। तो जो रेड पेन से लिखे हुए हैं वो करंट लायबिलिटीज के अंदर हमें जोड़ने हैं, जो कि है कितने, 20,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000, तो ये टोटल आ जाता है हमारे पास में 1,00,000 रुपीस। ठीक है, अब ब्लू पेन की बारी, ब्लू पेन के अंदर लिखे हुए हैं हमारे पास में 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 और प्लस 20,000, और सर एक और है 40,000 रुपीस। तो ये टोटल कितना बन जाता है, 110 और 140, 160 और 160 और 40, 2,00,000। ठीक है जी, तो अब हम निकाल सकते हैं, हमारे पास में क्या है, करंट एसेट ₹2,00,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी सर 1,00,000, हमारे पास में ये रेशो आ गई सर 2:1, 2:1 की रेशो हमारे पास में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने करंट रेशो निकाली, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी लेकर। ओके जी, अच्छा जी, हाँ जी, ये सेकंड क्वेश्चन देखना, हमें दिया हुआ है पर्टिकुलर्स के अंदर टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट जो कि टेंजिबल है, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। ये कोई बैलेंस शीट नहीं है, ये नॉर्मली अपना एक डाटा है। अब हमें निकालनी है करंट रेशो। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर। इसके अंदर हमें निकालनी है करंट रेशो। ठीक है सर, करंट रेशो कैसे आती है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब ना इस क्वेश्चन को करने का ना एक तरीका है बेटा, आप क्या करो, आपको नॉर्मल बैलेंस शीट तो बनानी आती है ना, चाहे कंपनी अकाउंट की ना ही बनानी आती है, बस वो बैलेंस शीट बना दो, बस इसको बैलेंस शीट बना दो। ये हमारे पास में एक बैलेंस शीट है,
आप वो बना देंगे ना रफ में, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, क्या क्या आएगा सर? वहां पे दिया हुआ है हमारे पास में, हमारे टोटल एसेट्स हैं कितने के, 3 लाख रुपए के। तो ये मेरी एसेट साइड होती है ना, ये मेरी एसेट साइड होती है और ये मेरी लाइबिलिटी साइड होती है। मैंने अब क्या किया सर, टोटल एसेट्स लिख दिया यहाँ पे लास्ट में, टोटल एसेट्स। ठीक है जी, ये कितने के थे, 3 लाख रुपए के थे। अच्छा, फिर दिए हुए मेरे को फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स आर द पार्ट ऑफ टोटल एसेट्स, तो मैंने यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स लिख दिए कितने, 1,60,000, 1.60 lakhs, ठीक है ना। अच्छा, फिर मेरे को दिया हुआ है क्या, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मेरे पास में लाइबिलिटी साइड पे आता है, तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे शेयर होल्डर फंड। यानी कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बना रहा मैं, ऐसे ही रफ बना रहा हूं। फिर मेरे को दिया हुआ नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी लिख देता हूं सर, लाइबिलिटी साइड पे नॉन करंट लाइबिलिटी कितने की थी, 80,000 रुपीज की, ये भी लिख दिया मैंने। फिर दिया हुआ मेरे पास में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो कितने की थी सर, 1 लाख रुपए की थी। ठीक है, सारी चीजें मैंने एज इट इज लिख दी, 5 चीजें दी हुई थी ना, पांचों चीजें मैंने एज इट इज लिख दी जो जहां आनी चाहिए थी। सबसे पहली बात, क्या आप लोग इस बात को मानते हैं कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी? हाँ सर, बिल्कुल मानते हैं। यानी कि अगर इधर 3 लाख है तो इधर भी 3 लाख ही होना चाहिए। हाँ, जायज सी बात। अब मुझे पता करना है, आप देखो यहाँ पे ये दोनों आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों आपको फिक्स्ड एसेट दिखाई दे रहे हैं। एक को लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट टेंजिबल और दूसरा को लिखा हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये दोनों फिक्स्ड नेचर के हैं। तो अगर टोटल में से मैं फिक्स्ड को माइनस कर दूं तो मेरी बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी सर, करंट नेचर की, और करंट नेचर की एसेट साइड पे क्या आ जाएगा, करंट एसेट आ जाएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन एक तरीके से ट्रिकी जो था वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना, 40,000 रुपीज यहाँ आ जाता है। 3 लाख में से अगर मैं ये 2,60,000 माइनस कर देता हूँ, ठीक है जी, ओके। मेरे करंट एसेट मेरे पास में आ गए हैं, ऊपर हम लिख देते हैं जाकर के कितने, 40,000 रुपीज। ओके, अब मुझे करंट लाइबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, यहाँ 3 लाख है तो इधर भी 3 लाख होना चाहिए। 3 लाख में से अगर मैं 2,80,000 रुपए माइनस कर देता हूं तो जाहिर सी बात है मेरे पास में करंट लाइबिलिटी बैलेंसिंग फिगर के वे में क्या आ जाती है। सर ये कैसी बैलेंस शीट है जिसमें बैलेंसिंग फिगर आ रही है? बेटा ये बैलेंस शीट नहीं है, ये ना एक्सट्रैक्ट्स थे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट थे जिसको कि हमने सॉल्व करने के लिए यूज किया। तो हमने क्या कर दिया जी, करंट लाइबिलिटी को निकालने के लिए, अब ये दोनों हमारे को देखो फिक्स्ड नेचर के दिखाई दे रहे हैं। शेयर होल्डर फंड भी लॉन्ग टर्म नेचर का होता है और नॉन करंट लाइबिलिटी भी लॉन्ग टर्म नेचर की होती है। तो हमने 2,80,000 3 लाख में से माइनस किया तो 20,000 रुपए की हमारे पास में करंट लाइबिलिटी आ। अब पता है आपके एग्जाम के अंदर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप इस तरीके से काम करेंगे, ये तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया, ये तो मैंने आपको तरीका बताया करने का कि आप ऐसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आप सिंपली एक चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब देखो नरेशन बनाते समय, यानी कि आंसर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, हमारा आंसर तो निकल आया, हमारा आंसर ऊपर निकल आया और इसको कोई गलत नहीं कह सकता। ठीक है जी, क्या आ गया, 2:1। लेकिन हमें एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखना, ये बैलेंस शीट आपका मेन आंसर नहीं मानी जाएगी। हमें क्या तरीके से लिखना है सर, स्टेटमेंट फॉर्म में। आओ सर स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इस वाली एसेट साइड को अगर हमने निकालना है तो हम क्या बोलेंगे सर, करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट, टोटल एसेट है ये, कहीं टेंजिबल एसेट समझ लो इसको। चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस फिक्स्ड एसेट माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सर, 3 लाख में से मैंने माइनस कर दिया फिक्स्ड एसेट का 1,60,000 और माइनस कर दिया 1 लाख रुपया, तो मेरे पास में करंट एसेट आ गए कितने, 40,000 रुपए। ठीक है जी, अब आगे लिखेंगे, एज वी नो
टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, देयरफॉर टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू 3 लाख। ओके सर, अब हमें टोटल लाइबिलिटी तो पता लग गई, अब हमें करंट लाइबिलिटी पता करनी। तो हम क्या लिखते हैं, करंट लाइबिलिटी कैसे आएगी हमारे इस क्वेश्चन में, टोटल लाइबिलिटी माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो 3 लाख में से अगर मैं माइनस कर देता हूं 2 लाख और माइनस कर देता हूं 80,000, तो मेरे पास में करंट लाइबिलिटी आ जाती है 20,000। अब ये मेरा आंसर जो है ना, ये एग्जाम में लिखने लायक बन गया है। और क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैंने रफ में ये बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट भी लिखे हुए हैं, अब कोई इसको गलत नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये, अगर हम इस तरीके से लिख करके आ जाएंगे ना बेटा, लो थोड़ा छोटा करके ना पूरा आंसर दिखाता हूं मैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ बैलेंस शीट बना करके आ जाएंगे ना, तो बेटा वहां पे आंसर गलत होने की अंदेशा होती है। वो कहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है, हमें तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। और स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने से पहले, पता है, जब मैं छोटा था ना, जब मैं छोटा था आपके जितना, तो कंफ्यूज होता था। मैं सोचता था, मैं पता है क्या सोचता था, और आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। मैं सोचता था कि करंट एसेट का फॉर्मूला कैसे चेंज हो गया, अभी तो कुछ और बताया था, यहाँ पे कुछ और है। अरे नहीं, करंट एसेट का फॉर्मूला या करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे को चेक करना होता है कि क्या है। और सबसे बढ़िया यही है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अगर एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं, तो आप क्या ये बैलेंस शीट टाइप एक चीज बना लो, और इसको कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाने की जरूरत नहीं है, रॉ फॉर्म में बना लो, जैसे अपन फाइनल अकाउंट बनाते थे। जैसे ही हम लोग ये वाला काम कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन का तो आंसर निकल ही आता है, और बाद में उसका वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट है सारा का सारा, ये यहां से यहां तक वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट लिखने की अकल भी हमारे लोगों में आ जाती है, हम लोगों में वर्किंग नोट लिखने की अकल भी आ जाती है कि हमें सीधी सी बात है करंट एसेट कैसे निकालने हैं इस क्वेश्चन के लिए, इस तरीके से निकालने हैं कि टोटल एसेट माइनस ये दोनों, और फिर ये 3 लाख रुपए इसके बराबर होंगे। टोटल लाइबिलिटी जो होगी वो करंट टोटल एसेट के बराबर ही होगी, तो टोटल लाइबिलिटी 3 लाख आ गई। और 3 लाख में से फिर हमने ये फिक्स्ड वाली लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म नेचर की माइनस कर दी, तो हमारी करंट लाइबिलिटी आ गई। तो बेटा इस तरीके से अपनी सोच बनानी है हर क्वेश्चन के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर अपनी सोच बनानी है। अब आ जाओ जी, और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ जी, एक और तरीके का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा, क्या कि करंट रेशो जो है, अब करंट रेशो ही दी हुई है, लो सर हमारे को करंट रेशो दी हुई है, ठीक है, कितनी है 2.5 है, और वर्किंग कैपिटल जो है वो 60,000 है। सर वर्किंग कैपिटल का क्या रेलेवेंस है, अभी बताता हूं। और हमें कैलकुलेट करनी है क्या, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, यानी कि इसमें करंट रेशो दी हुई है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज हमें पता कर, ठीक है सर पता कर लेते हैं। ध्यान से देखना, मेरी बात समझना। क्या मैं एक इक्वेशन बना सकता हूं, क्या मुझे ये मालूम है कि सर करंट रेशो जो है वो इस तरीके से लिखी जाती है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। हाँ सर बिल्कुल इसी तरीके से लिखी जाती है, ठीक है जी। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि करंट रेशो जो है मेरे क्वेश्चन के अंदर अगर गिवन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि करंट रेशो इज 2.5 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। और उसके सामने मैंने लिख दिया क्या, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब इस तरीके से लिख दिया मैंने। अच्छा, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सर। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, मतलब आगे बढ़ाया, तो हमने क्या लिखा, इस तरीके से लिखा
कि 2.5, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 ऑफ करंट लाइबिलिटी। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं सर, हम करंट लाइबिलिटी को एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हमारा करंट एसेट क्या हो जाएगा सर 2.5x, यानी कि उससे 2.5 गुना बढ़ा। अब एक बात बताओ, हमारे को क्या मालूम है, हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या बोला गया, वर्किंग कैपिटल जो है, वर्किंग कैपिटल जो है वो कितनी है, हमारी वर्किंग कैपिटल है सर 60,000, ऐसा हमें डाटा दिया हुआ है। तो किसी ना किसी काम का तो होगा ना ये। हाँ सर बिल्कुल होगा। वर्किंग कैपिटल जो होती है ना वो कैसे आती है, वर्किंग कैपिटल आती है सर करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये हमारी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है कि करंट एसेट्स में से, यानी कि नेट एसेट को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है जी, ओके सर, करंट एसेट, नेट करंट एसेट्स को एक तरीके से, तो हमने क्या किया सर, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अब इसको भी हम सॉल्व कर, इसके लिए है भी हम लिख लेते हैं 60,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स कितना है 2.5x, यही थी ना इसकी वैल्यू, और माइनस करंट लाइबिलिटी क्या x। लो सर बन गया काम। अब हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई, और अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर देंगे इसके आगे चल करके, जैसे हम मैथमेटिकली करते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 60x इज इक्वल टू 1.5x। ठीक है जी, 2.5 में से माइनस x किया तो 1.5। ठीक है जी, और उधर की तरफ चला गया x। ठीक, ओके जी, तो हमने क्या कर लिया, अब x इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक, ओके, तो हमारे पास में कितना आ गया, ये चेक करके बताओ जरा, मैं भी चेक करता हूं। ये आ जाता है मेरे पास 40,000 रुपीज, यानी कि मैंने एक्सलेट किया था किसको, करंट लाइबिलिटी को। देयरफॉर करंट लाइबिलिटी कितनी है 40,000 है, और करंट एसेट कितना था सर 2.5 गुना बड़ा था, 2.5 गुना बड़ा था, किससे, 40,000 रुपए से, यानी कि करंट लाइबिलिटी से। तो मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो मेरे करंट एसेट आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे सर मेरे करंट एसेट, 40,000 इंटू 2.5 करके देखो, ये आ जाते हैं करीब 1 लाख रुपए। तो देखो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। हाँ सर, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। करंट लाइबिलिटी दी हुई है 40,000 जो मेरे से क्वेश्चन में पूछा था, और करंट एसेट कितने, 1 लाख। अगर आप चाहो तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, क्या हमारा 2.5 आता है। अगर 2.5 आएगा तो इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही किया गया है। ठीक है जी, तो एक इस तरीके का क्वेश्चन भी हमारे पास में एग्जाम में देखा जाता है। जी, नेक्स्ट है हमारे पास में क्विक रेशो। क्विक रेशो क्या होती है, क्विक रेशो जैसे हमने प्रीवियस रेशो की वैसे ही होती है। क्विक रेशो किस तरीके से निकलती है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। सर अगर क्विक एसेट था और क्विक रेशो निकालनी थी तो क्विक लाइबिलिटी होनी चाहिए थी, जैसे करंट रेशो के अंदर था ऐसे ही होना चाहिए था ना, कि क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटी। हालांकि अभी तक हमारे को ये नहीं मालूम कि क्विक एसेट होते क्या है और क्विक लाइबिलिटी क्या होती है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि सर अगर लास्ट वाली रेशो के अंदर करंट रेशो में करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी था, तो ये क्विक रेशो के अंदर क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटी क्यों नहीं है, करंट लाइबिलिटी क्यों है। हाँ, इस बात का जवाब मैं दूंगा। सबसे पहले आप क्विक एसेट का मतलब समझो। सर क्विक एसेट का मतलब है ऐसे एसेट्स जो कि करंट एसेट्स तो हैं
यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ऑल क्विक एसेट्स आर करंट एसेट बट ऑल करंट एसेट्स आर नॉट क्विक एसेट। इसका मतलब ये है, क्विक एसेट कौन से एसेट होते हैं जिनके की अंदर अगली डील में, क्विक एसेट कौन से एसेट होते हैं, when in next deal, when next deal is encashment and no further process is required, then it is quick asset। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मैंने कोई एक्ट किया, कोई प्रोसेस की, कोई ट्रांजैक्शन की, और उसकी नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट इवेंट या नेक्स्ट काम के अंदर मुझे पैसा रिसीव हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ऐसी चीज जिससे कि ऐसी सिचुएशन हो रही है उत्पन्न, उसको हम क्या कहेंगे, क्विक एसेट कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, क्विक एसेट कहेंगे। जैसे मान लो 1 मिनट के लिए मैंने आपको बोला, मैंने कहा ये लो 100 रुपए और मुझे 10-10 रुपए के 10 नोट दे दो, तो कैश के बदले में कैश आ रहा है, और अगली ट्रांजैक्शन में, मतलब जब मैंने आपको दिया तो उसकी अगली ट्रांजैक्शन क्या है, एनकैशमेंट है। या फिर मान लो मैंने तुम्हें ये बोला कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूं, वापस करते समय तुम्हें 1,10,000 रुपए देने होंगे, तो अगली ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, 1 लाख दिया, तो फिर अगली ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, बढ़ करके आ रहा है 10,000 रुपए। तो इसका मतलब ये जो 1 लाख रुपए था ना, 1 लाख रुपए कैश या लोन्स एंड एडवांसेस जो मैंने आपको दिए, और उस पे जो मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ, वो क्या है, वो मेरा क्विक एसेट है। यानी कि सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जब नेक्स्ट डील में मैं अभी एक काम करूंगा, अभी एक इवेंट होगा, अभी मैं एक काम करूंगा, और उसके बाद अगले इवेंट पे मेरे को कैश जनरेट हो जाएगा, तो ऐसी चीजों को हम क्विक एसेट कहते हैं। जैसे कैश के बदले में कैश देना, या फिर मैंने आपको लोन दिए और आपने मेरे को साथ में इंटरेस्ट के साथ में उसको वापस किया, तो ये लोन क्या था जी, क्विक एसेट था। ऐसे ही हमारे डेटर्स होते हैं, ऐसे ही हमारे डेटर्स होते हैं। मैं उधार पे किसी को सामान बेच देता हूं, मैं किसी को उधार पे सामान बेच देता हूं, तो अगली बारी वो मुझे क्या करता है सर, पेमेंट कर देता है। या फिर अगर किसी से मैंने बिल रिसीवेबल लिए हुए हैं, तो अगली बारी क्या होगा सर, कैश होगा, कैश मिलेगा हमारे को। ये मत बोल देना कि सर डिसऑनर भी हो सकता है, डिसऑनर एक अलग सी चीज है, एक्सेप्शन है, लेकिन बीआर अगर मैं रिसीव कर लेता हूं किसी से, तो भाई उसका मतलब है कि अगली मोमेंट पे मुझे कैश मिलेगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी हम क्विक एसेट के अंदर लेते हैं, क्विक एसेट के अंदर हम इस चीज को भी लेते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, देखो सर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो चीजें होती हैं, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज को। मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो चीजें होती हैं जो फटाफट से बिक जाती हैं, ऐसी सिक्योरिटीज जो इमीडिएटली फटाफट से बिक जाती हैं, उनको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं। ठीक है जी। तो और सोचो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या फिर एक्रूड इंटरेस्ट, जिससे हमने इंटरेस्ट लेना है, हम अगली डील में उससे इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें क्विक एसेट है, ये सारी चीजें क्विक एसेट है। और सोचो सर, करंट एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स क्या है, ये तो हमें मालूम है कि सर कैश, हाँ सर कैश तो क्विक एसेट भी था। बैंक, हाँ सर बैंक क्विक एसेट भी है। डेटर्स, डेटर्स सर क्विक एसेट भी है। बीआर, हाँ सर बीआर क्विक एसेट भी है। आउटस्टैंडिंग या फिर इंटरेस्ट एक्रूड, हाँ सर ये क्विक एसेट भी है, करंट एसेट भी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, नहीं सर ये करंट एसेट है, ये क्विक एसेट नहीं है, ये करंट एसेट है लेकिन ये क्विक एसेट नहीं है। क्यों, क्योंकि सर ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, अब ध्यान देना, अगर ऐसा है तो क्यों, ऐसा इस वजह से बेटा, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर मैंने कर रखे हैं, अगर मैंने किसी को एक्सपेंसेस प्रीपेड कर रखे हैं, तो अब नेक्स्ट सर्विस पे, नेक्स्ट इवेंट पे क्या होगा, मुझे सर्विसेज दी जाएंगी, मैं क्या करूंगा, रिसीव करूंगा सर्विसेज। जैसे मान लो मैंने किसी को रेंट दे रखे थे,
एडवांस में रेंट दे रखे थे, यानी कि प्रीपेड रेंट दे रखे थे, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अब मेरे को ये क्या देगा, कैश थोड़ी देगा, वो तो मेरे को अपनी सर्विसेज देगा, यानी कि मैंने उसको एडवांस में रेंट दे रखा था, तो अगले 3 महीने मुझे वो अपनी प्रॉपर्टी में रहने देगा। ठीक है जी, इस तरीके से। या फिर मान लो मैंने प्रीपेड में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे कर रखे थे, अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मेरे को एनकैश थोड़ी करेगा, वापस पैसे थोड़ी देगा, वो क्या देगा, मेरे को अगले साइकिल के अंदर जो मैंने पैसे एडवांस दे रखे हैं यानी कि प्रीपेड दे रखे हैं उनको एडजस्ट करके देगा, यानी कि उस काम के लिए वो मुझे अपनी सर्विसेज देगा। लेकिन जहां पे भी मेरी अगली डील के एंकर एनकैशमेंट आ जाता है ना, एनकैशमेंट का मतलब क्या है, एनकैशमेंट का मतलब होता है कैश जनरेट होना, तो वो मेरा क्या हो जाता है, वो मेरा क्विक एसेट बन जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब एक बात बताओ, स्टॉक है, स्टॉक मेरे पास में क्या दिया हुआ है सर, स्टॉक दिया हुआ है। आप ये सोचोगे कि स्टॉक जो है वो क्विक एसेट है, आप ये सोचोगे कि स्टॉक जो है वो क्विक एसेट भी है सर, करंट एसेट भी है और क्विक एसेट भी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो केवल करंट एसेट है, क्विक एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉक होता है सर मेरे पास में 3 तरीके का, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ, कच्चा माल, फिर उससे जो बन रहा है, जो प्रोसेस में है वो वाला माल। कभी कभी होता है ना, हमारे पास में हमारी मम्मियां क्या करती हैं, कभी कभी वो क्या नाम है कपड़ा लेकर के आती हैं और उससे सूट बनवाती हैं, तो वो कपड़ा क्या है, रॉ मटेरियल है। कभी कभी वो सेमी स्टिच सूट लेकर के आती हैं, तो वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी उसके ऊपर आधा काम हो चुका है, आधा काम रहता है। और फिनिश गुड्स क्या होता है, रेडीमेड गारमेंट्स। तो सर देख रहे हो आप, एक स्टॉक के ऊपर अभी प्रोसेस होनी बाकी होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर प्रोसेस हो चुकी हो। तो हम क्या कहते हैं कि सर स्टॉक जो है वो क्विक एसेट नहीं है, इसके ऊपर धीरे धीरे जो है प्रोसेस होगी और ये धीरे धीरे सामान बिकेगा। हो सकता है अगर मैं स्टॉक को क्रेडिट पे बेचूं तो अगली ट्रांजैक्शन क्या हो, क्रेडिट पे बेचने वाले ने मुझे क्या दे दिया सर, कैश नहीं दिया अगली बारी, मतलब स्टॉक से क्या बना, डेटर बना, डेटर से क्या बना, बीआर बना, बीआर से क्या बना, फिर कैश बना। तो कैश बनने के अंदर प्रोसेस आ गई ना बहुत लंबी, कैश बनने के अंदर बहुत लंबी प्रोसेस आ गई, तो इसलिए हम क्या कहते हैं सर, जो स्टॉक है ना उसके अंदर लंबी प्रोसेस है, तो ये क्विक एसेट नहीं है। ठीक है जी, तो हमें पता लग गया कि हमारे क्विक एसेट क्या होते हैं, हमारे करंट एसेट्स क्या होते हैं, हमारे करंट एसेट्स, सारे करंट एसेट्स जो हैं वो क्विक एसेट नहीं होते। ठीक सर, अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया क्विक एसेट की बात, क्विक लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। क्विक लाइबिलिटी क्या होती है, एक ऐसी लाइबिलिटी, क्विक लाइबिलिटी है जिसकी की कोई ड्यू डेट नहीं होती, जिसकी की कोई ड्यू डेट नहीं होती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये कभी भी पे करना पड़ सकता है हमारे को, ये हमारे को कभी भी पे करना पड़ सकता है। क्लास 11th के अंदर हमने क्या पढ़ा था, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर अगर कोई ड्यू डेट ही ना हो, ऑन ऑर्डर वाला हो, ऑन ऑर्डर का मतलब जब मांगूंगा पैसे तब देने पड़ेंगे, तो वो क्या होती है, वो क्विक लाइबिलिटी होती है। मान लो मैंने आज आपको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख करके दिया, ठीक है जी, आपने उसे रिसीव कर लिया, मैंने उसके अंदर कोई डेट नहीं डाली थी, तो ऑन ऑर्डर था वो, उसका मतलब क्या है, ऑन ऑर्डर, कि जब भी चाहे पैसा लिया जा सकता है। तो ऐसी लाइबिलिटी क्विक लाइबिलिटी है जिसके ऊपर की कोई ड्यू डेट नहीं होती, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक कभी भी कह सकता है भाई आप आकर के अपना ओवरड्राफ्ट जो है वो क्लियर कीजिए। या फिर कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट के अंदर क्या होता है सर, 90% तक जो वैल्यू होती है उसकी कोई ड्यू डेट ही नहीं होती, 95% तक वैल्यू, 95% तक की वैल्यू के ऊपर कोई ड्यू डेट ही नहीं होती, कभी भी मांगी जा सकती है। तो क्विक लाइबिलिटी भी हमारे पास में कुछ होती है, लेकिन सर पता है क्या, हमारे पास में एक चीज बीच में आ गई, हमने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, कि ऑलवेज प्रिपेयर फॉर, डोंट थिंक अबाउट, डोंट थिंक अबाउट योर प्रॉफिट्स, बट ऑलवेज प्रिपेयर फॉर स्मॉल लॉसेस। यानी कि हम क्या कहते हैं,
बड़े बड़े प्रॉफिट्स की परवाह चाहे ना करो, लेकिन छोटे से छोटे लॉस की भी परवाह करो। तो यहाँ पे हमारा ना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आ जाता है बीच में, हमारा यहाँ पे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आ जाता है। हम लगाने क्या जा रहे थे, हम लगाने जा रहे थे क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी। हमने क्विक लायबिलिटी का पता भी लगा लिया था, लेकिन बीच में क्या आ गया सर, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आ गया। अब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से हम क्या कहते हैं कि सर सारी की सारी लाइबिलिटीज जो है ना, वो चाहे उनकी ड्यू डेट हो या ना हो, हमें पे तो करनी पड़ेगी ना, पे तो करनी पड़ेगी ना। और अगर पे करनी पड़ेगी तो सर हम क्विक या फिर करंट, इसके बीच में डिफरेंशिएट हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए हम क्या कहते हैं कि करंट लाइबिलिटीज आर क्विक लाइबिलिटीज। सारी की सारी करंट लाइबिलिटीज क्विक लाइबिलिटीज हैं बस। यानी कि हमने पता लगा लिया था कि क्विक लायबिलिटी क्या होती है, लेकिन बीच में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के आने की वजह से हमने क्या बोला, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्विक लायबिलिटी। लेकिन क्विक एसेट को हमने अलग किया है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि ऊपर क्विक एसेट है, ऊपर क्विक एसेट है, लेकिन नीचे क्विक लायबिलिटी नहीं है, करंट लायबिलिटी है। क्यों? ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अब जिस बच्चे ने इस चीज को नहीं लिखा, वो इसको क्या नाम है, पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, नोट भी कर सकता है। ठीक है, 2 मिनट का यहां पॉज दे दिया मैंने, और आगे ये है हमारे पास में। ठीक है, इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं इसको। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, और फिर हमारे को और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक, आइए लिखते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में, करंट एसेट्स दिए हुए हैं। करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डेटर्स, बीआर, मार्केटेबल सिक्योरिटी, इन्वेंट्रीज। करंट लाइबिलिटीज दी हुई हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है जी। अच्छा, और हमें निकालनी है करंट रेशो और क्विक रेशो। ठीक है सर, ये डाटा अपने सामने रखते हैं, करंट रेशो निकाल लेते हैं। बहुत ही सिंपल है ये, हमने लिखा अपना सॉल्यूशन, करंट रेशो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट का जो टोटल है वो है 1,08,000 रुपीज, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी का जो रेशियो टोटल है वो है 54,000। तो ये बहुत ही आसान था, 2:1। अच्छा, अब क्विक रेशो निकालनी है। हम सारे करंट एसेट्स जो है ना, वो क्विक एसेट नहीं होते। क्विक एसेट को हम लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मेरे पास में क्या क्या दिया हुआ है, मेरे को दिए हुए हैं करंट एसेट। क्विक रेशो क्या होती है सर? क्विक रेशो होती है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो एज इट इज करंट लायबिलिटी तो पूरी की पूरी आ जाने वाली है मेरे पास में, पूरी की पूरी कितनी, 54,000। उसमें तो कुछ लेना देना है नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हमारे पास में क्विक एसेट कैसे आते हैं? हमारे पास में क्विक एसेट आते हैं सर, अगर हम करंट एसेट में से माइनस कर देते हैं कुछ एसेट जिनके ऊपर की हम कहते हैं कि हमारी क्विक एसेट नहीं है। वो कौन कौन से एसेट्स हैं हमारे पास में? देखो, हमारा जो कैश है, चेक कर लो, कैश है, क्विक एसेट है, हाँ सर। डेटर क्विक एसेट है, बीआर क्विक एसेट है, और मार्केटेबल सिक्योरिटी क्विक एसेट है। इन्वेंट्री क्विक एसेट नहीं है, इन्वेंट्री क्विक एसेट नहीं है। तो मैं यहां से इन्वेंट्री माइनस कर देने वाला हूं, इन्वेंट्री। ठीक है जी। अब हमारे पास में टोटल एसेट्स यानी कि करंट एसेट्स कितने थे? हमारे करंट एसेट्स थे सर 1,08,000 के, और हमारी इन्वेंट्री कितनी है? 54,000 की है। तो ये आ जाता है मेरे पास 1,08,000 माइनस 54,000, 54,000। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्विक एसेट लिख देता हूँ 54,000, और यहाँ पे एक एस्ट्रिक का साइन लगा देता हूँ कि भाई मैंने यहाँ से निकाला है ये क्विक एसेट। ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरे पास में रेशो क्या आ जाती है, 1:1।
ठीक है जी, 1:1 की रेशो ये मेरे पास में आ जाती है इस क्वेश्चन के अंदर, आप इसे नोट कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, देखना यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में इन्वेंट्री दी हुई है, कितने की इन्वेंट्री दी हुई है, 80,000 रुपीज की हमें इन्वेंट्री दी हुई है। वर्किंग कैपिटल दी हुई है 2,40,000 की, करंट एसेट्स दिए हुए हैं 4 लाख के, और हमें क्विक रेशो निकालनी है। तो सर हमारे पास में क्विक रेशो कैसे निकल करके आती है? सर क्विक रेशो निकल करके आती है हमारे क्विक एसेट या फिर लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये दोनों हमें पता करने हैं। ठीक, ओके। अच्छा जी, अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर हमारे को दिया हुआ है क्या, क्विक एसेट निकालने हैं हमने। क्विक एसेट निकालने के लिए हमारे पास में करंट एसेट्स का होना जरूरी है, और हमारे को एक चीज दी हुई है जो कि वर्किंग कैपिटल है और वो करंट एसेट से रिलेटेड है। ये जो हमारे को वर्किंग कैपिटल दी हुई है, इसका कोई ना कोई रिलेशन जो है वो करंट एसेट्स के साथ में है, और करंट एसेट्स का रिलेशन किसके साथ में है, क्विक एसेट्स के साथ में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि सर हमारी वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल तो सबको मालूम है कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी होती है। ओके सर, ठीक है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल कितनी है मेरे पास में, 2,40,000 है, और करंट एसेट्स मुझे क्वेश्चन में दिए हुए हैं कितने, 4 लाख रुपए। ओके, और अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं अपनी करंट लाइबिलिटी, तो हमारे पास में ये बन जाता है। अब इसके थ्रू मैं क्या निकाल सकता हूं, अपनी करंट लाइबिलिटी निकाल सकता हूं। तो करंट लाइबिलिटी क्या आ जाएगी, करंट लाइबिलिटी आ जाएगी करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल, सिंपल। तो मुझे अपनी करंट लाइबिलिटी पता लग गई। करंट एसेट्स थे मेरे पास में 4 लाख रुपए के, जो कि क्वेश्चन में गिवन थे, उसमें से मैंने वर्किंग कैपिटल को माइनस कर दिया 2,40,000, तो मेरी करंट लाइबिलिटीज आ गई मेरे पास में 1,60,000 रुपीज की, 1,60,000 रुपीज की करंट लाइबिलिटीज आ गई मेरे पास। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मेरे पास में दिए हुए हैं क्या, अब मेरे पास में दिए हुए हैं करंट एसेट्स, और साथ में इन्वेंट्री भी दी हुई है। तो अगर मैं अपने करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को माइनस कर दूं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा सर, क्विक एसेट भी आ जाएगा। ठीक है, क्विक एसेट मैंने 2 बार लिख दिया, मैंने यहाँ पे गलती से करंट लाइबिलिटी लिख दिया, बोला मैंने करंट एसेट ही था, आप इसको करंट एसेट बना लीजिए। करंट एसेट 4 लाख थे, उसमें से 80,000 रुपए मैंने माइनस किया, 3,20,000 रुपए आ गए। अब इस चीज को हम अपने आंसर के अंदर पुट कर सकते हैं। क्विक एसेट हमारे पास में आ गई 3,20,000, और करंट लाइबिलिटी हमने निकाल ली कितनी, 1,60,000। तो हमारी क्विक रेशो जो है वो कितनी आ जाती है, 2:1 की क्विक रेशो हमारे पास आ जाती है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाता है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।